1947 भारत में ब्रिटिश हुकूमत के पांव अब उखड़ने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज अब भारत में छिड़ी हुई क्रांतियों को दबाने में बिल्कुल असमर्थ थे। जिसका नतीजा यह रहा कि 200 साल की गुलामी के बाद अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदान से यह हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद देश घोषित हुआ। पर यह आज़ादी अकेले बिल्कुल नहीं आई थी। इस देश के लिए एक गहरा घाव साथ लाई थी। उस समय भारत में शीर्ष के नेता देश से ज्यादा देश की गद्दी के लिए बेचैन थे और इस आपसी संघर्ष का फायदा अंग्रेज भरपूर उठा रहे थे। आखिर वह गुलाम रहे देश को समृद्ध कैसे छोड़ सकते थे। 1947 में भारत आजाद जरूर हुआ, लेकिन दो टुकड़ों में। एक हिस्सा तो हिंदुस्तान ही रहा और दूसरा एक संप्रदाय विशेष मुल्क बन गया। और यहीं से रखी गई कभी ना नफरत की बुनियाद। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से आई जमीन से नाखुश थे। इसलिए वह लगातार पाकिस्तान की सीमा को फैलाने के मौके तलाश रहे थे। बंटवारे के दौरान मौजूदा रियासतों को दोनों ही देशों में से किसी एक देश में विलय होने का विकल्प दिया गया और फिर यहीं से कश्मीर के विवाद का भी जन्म हुआ, क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह फैसला लेने में टाल मटोल कर रहे थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के समझाने के बाद भी वे सामने खड़े खतरे को देख नहीं पा रहे थे, या यूं कहिए कि वे आंखें मीचकर बैठे हुए थे। दरअसल कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू शासक थे, पर उनकी प्रजा में 80% से भी ज्यादा मुसलमान थे और कश्मीर पर नजरें गड़ाने के लिए जिन्ना को इतनी वजह काफी थी। कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए जिन्ना और उनके सलाहकार एक षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहे थे। उनके प्लान के मुताबिक यह जरूरी था कि कश्मीर में मजहबी तनाव फैलाया जाए, सीमा के इलाकों में घुसपैठ की जाए और हरि सिंह की सेना को अलग अलग मोर्चों पर उलझा दिया जाए। सितंबर के महीने से ही पाकिस्तान ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देना शुरू कर दिया था। कश्मीर में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को भड़काना शुरू किया ताकि मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में रहे और उनकी तरफ से लड़े। यह बगावती प्रोपेगेंडा का नतीजा था कि पाकिस्तान गिलगित को बिना लड़े अपना हिस्सा बना चुका था। 3 अक्टूबर 1947 सांप्रदायिक तनाव और दंगों के बीच थोरर से सुनियोजित हमलों की खबरें आ रही थी। हमला कबायलियों द्वारा माना जा रहा था, पर कबायलियों के बीच भेष बदलकर पाकिस्तानी सैनिकों ने मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ हथियारों की मदद भी दे रहे थे। अक्टूबर 1947 एबटाबाद और इस्लामाबाद से लगभग 10,000 पठानों के 2 लश्कर कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। मुजफ्फराबाद में तैनात कश्मीरी स्टेट फोर्स की पलटन के साथ भी वही हुआ जो गिलगित में हुआ था। मुसलमान सैनिक अपने गैर मुसलमान साथियों और अफसरों को मारकर कबायलियों से जा मिले। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर
धोमल में तैनात 1 स्टेट फोर्स बटालियन पर अचानक ताबड़तोड़ हमला हुआ। कबायलियों ने स्टेट फोर्स बटालियन को तबाह करते हुए धोमल पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद पुंछ, रावलकोट और फिर उरी पर कब्जा करते हुए कबायली बहुत जल्द बारामूला तक पहुंच गए। बारामूला में स्टेट फोर्स ने कुछ हद तक पठानों का सामना जरूर किया, लेकिन दुश्मन का पलड़ा ज्यादा भारी था और कबायलियों ने बारामूला पर भी अपना कब्जा कर लिया। पर इस समृद्ध शहर की चकाचौंध देखकर वह हैरान रह गए और अगले 3 दिनों तक बस लूटपाट, कत्लेआम और आगजनी करते रहे। बारामूला में कबायलियों ने इतना सामान लूटा कि उसे रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची। वह श्रीनगर पर जल्द से जल्द चढ़ाई के इरादे को भूलकर लूटे हुए सामान को लेकर घर वापस लौटने लगे और बस उनकी इसी गलती ने पाकिस्तान के हसीन ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। कश्मीर के मौजूदा हालात देखकर राजा हरि सिंह भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए और भारतीय सरकार से सैन्य मदद की गुहार लगाने लगे। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका था और अब वक्त आ चुका था दुश्मन को करारा जवाब देने का। 27 अक्टूबर की सुबह 5 बजे सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की अगुवाई में श्रीनगर के लिए रवाना की गई। सुबह 7 बजे 1 सिख के जवान बडगाम एयरफील्ड पर उतरे। तब कर्नल राय ने एक छोटी सी टुकड़ी को श्रीनगर में बेस बनाकर शहर को डिफेंड करने का ऑर्डर दिया और बाकी जवानों के साथ श्रीनगर बारामूला हाईवे पर निकलने का फैसला किया। हाईवे पर पटन से कुछ दूर आ गई कश्मीरी स्टेट फोर्स की एक टुकड़ी ने रोड ब्लॉक किया हुआ था, जिसे कर्नल राय ने अपने जवानों के साथ जाकर ज्वाइन किया ताकि पठानों के लश्कर को श्रीनगर से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि कबायलियों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। सुबह 11:30 बजे आखिरकार कर्नल राय की बटालियन का सामना पठानों के लश्कर से हुआ। दोनों तरफ से संख्या में इतना अंतर था कि इस मुठभेड़ का नतीजा कोई भी चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं सोच रहा था। पर अब दुश्मन का सामना भारतीय सेना के जवानों से था। दोनों तरफ से घमासान गोलीबारी हुई। दुश्मन की इतनी ज्यादा तादाद होने के बाद भी वह रोड ब्लॉक को तोड़ नहीं पाए। उल्टा इस लड़ाई में कबायली अपने इतने आदमी खो चुके थे कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और भारतीय सेना के जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। 24 जवानों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय वीर गति को प्राप्त हुए, पर वह दुश्मन के इरादे को चकनाचूर कर चुके थे और उनकी गति को थाम चुके थे। युद्ध में वीरता और जाबाजी का प्रदर्शन दिखाने के लिए कर्नल राय को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे आजाद भारत के गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले पहले सैनिक बने।